हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो बेसिकली इन इक्वेशंस को डिराइव करने से पहले या इनको स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम इनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे कि हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं, इनका क्या यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आप समझिए, देखिए अभी तक जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया है, प्रीवियस कितने सारे लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं वाया यूजिंग कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ, और मैंने एक और फॉर्मूला भी आपको बताया था E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, मतलब बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम उस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, लेकिन उन तरीकों के लिए जरूरत क्या थी हमें? उन तरीकों के लिए अगर आपको याद हो, जब गॉस लॉ से हम कैलकुलेशन करते थे तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढते थे, ठीक है, सिमेट्री ढूंढते थे, उसके अकॉर्डिंग आप गॉसियन सरफेस लेते थे, अगर आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स याद होंगे तो। उसी तरीके से जब आप पोटेंशियल का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वहां पर आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए था थ्रू आउट द रीजन। लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें ना तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है, ना तो आपको पोटेंशियल थ्रू आउट द रीजन पता होता है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स में आपको क्या पता होता है? आपको पता होता है चार्ज या पोटेंशियल एट सम बाउंड्रीज ओनली। और आपका टारगेट क्या होता है? आपका टारगेट यह होता है कि आपको इंटायर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये जो आपका टारगेट होता है ना, ये मेनली अचीव किया जा सकता है लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन और मेथड ऑफ इमेजेस, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन। तो यहां पर आपको ना तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ना तो पोटेंशियल पूरे के पूरे रीजन में गिवन है। तो इन इक्वेशंस का यूज करके आप आगे जाकर देखेंगे कि आप यहां पर कंप्लीट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं या पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टारगेट बहुत इजी रहने वाला है। आज हम जस्ट इन इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, हमें गॉस लॉ पता है। गॉस लॉ क्या होता है आपका? गॉस लॉ होता है डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये गॉस लॉ पॉइंट फॉर्म में है, और गॉस लॉ इंटीग्रल फॉर्म में क्या था? क्लोज इंटीग्रल डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, टोटल चार्ज। तो हमें यहां पर पॉइंट फॉर्म में यूज करना है। अब आप देखो, हमें यहां पर यह भी पता है कि डी की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन ई होती है। तो यहां पर अगर हम एप्सिलॉन ई पुट कर दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्लियर हो गया? इसके बाद आप देखो, ई की जो वैल्यू होती है, ई क्या होता है आपका? ई होता है माइनस डेल वी। ये भी हमें आता है, हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। तो अब अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो माइनस साइन को तो आप सीधा सीधा बाहर कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? देखो, एप्सिलॉन ई की जगह क्या रख दोगे? डेल वी, माइनस साइन आपने बाहर कर दिया और क्या हो जाएगा? ये रो वी। अब यहां पर ना, ये जो आपका इक्वेशन आया है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। अब होता क्या, आप ध्यान से सुनना मेरी बात है, ये 4 लाइन का डेरिवेशन, लेकिन इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं। आप देखो क्या, एप्सिलॉन जो है वो आप मान के चलते हो थ्रू आउट द मीडियम। जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, और ये कांस्टेंट होता है फॉर अ मीडियम। तो आप एप्सिलॉन को बाहर निकाल देते हो, ठीक है। तो आपका डेल डॉट डेल वी डेल स्क्वायर वी में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो यहां पर मैं एक केस यही लेकर चल रहा हूं। अब जब एक केस लेकर चल रहा हूं, इसका मतलब दूसरा केस भी होगा, तो आप समझना इस बात को। देखो, अगर मैं एप्सिलॉन को बाहर निकाल दूं, माइनस साइन को मैं इस तरफ ले जाऊं, तो यहां क्या बचेगा आपका? यहां बचेगा डेल वी। अब देखो, डेल वी मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, जो भी आएगा उसका आप क्या ले रहे हो? डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस। ये हमने पढ़ रखा है कि पहले आप ग्रेडियंट लेते हो, फिर आप डाइवर्जेंस लेते हो। याद करो क्या था? लाप्लाशियन ऑपरेटर। मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो लाप्लाशियन ऑपरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल स्क्वायर वी। आपको याद होगा वी स्केलर, वैसे वी स्केलर ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है। तो वी स्केलर का आप ग्रेडियंट लेते हो तो वो क्या बन जाता है? वेक्टर। फिर उस वेक्टर का क्या लेते हो? डाइवर्जेंस। तो वापस से क्या बन जाता था? स्केलर। तो डेल स्क्वायर वी लाप्लाशियन ऑफ अ स्केलर, आंसर भी स्केलर ही होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? माइनस रो वी।
तो यहां पर डेल स्क्वायर वी की वैल्यू आ जाती है रो वी अपॉन एप्सिलॉन। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ही आपका कहलाता है पॉइजन एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन आपने निकाल लिया। इसी में अगर मैं एक सिचुएशन लेके चलूं, चार्ज फ्री रीजन, मतलब ऐसा रीजन जहां पर चार्ज नहीं है, तो फॉर चार्ज फ्री रीजन आपको पता है जब चार्ज जीरो है तो चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां जीरो हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आपका कहलाता है लाप्लास इक्वेशन। तो यहां पर आपने पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन लिख ली है, और अगर जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है वो यही लिखते आए हैं। लेकिन ना एक और स्टडी यहां पर आपको करनी चाहिए। एग्जाम में 90% अगर क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसी स्टडी पर आते हैं, लेकिन क्या पता वो 10% कभी आ जाए और आपको सब कुछ पता होते सोते भी आप आंसर गलत कराओ। तो इस बात को आप ध्यान से समझना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। केस 2 में अब देखो आप, केस 2 में अगर मैं पॉइजन इक्वेशन की बात करता हूं, पॉइजन इक्वेशन की, तो पॉइजन इक्वेशन आपका क्या होगा, यह आपका हो जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन डेल वी इज इक्वल टू माइनस रो वी। यह है आपका पॉइजन इक्वेशन केस नंबर 2 में। क्यों, सब कुछ तो सेम ही लग रहा है। अब समझो मेरी बात को। केस नंबर जो 1 है वो शो करता है आपका होमोजीनियस मीडियम को। होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। और केस नंबर 2 जो शो करता है वो इन होमोजीनियस मीडियम को शो करता है। तो ये होमोजीनियस या इन होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से आप अंडरस्टैंड करो। होमोजीनियस मीडियम का मतलब ये होता है कि जो एप्सिलॉन है ना, वो थ्रू आउट द रीजन आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो। थ्रू आउट द रीजन इन विच वी इज डिफाइंड, उसमें आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो तो आपका एप्सिलॉन बाहर आ गया। लेकिन इन होमोजीनियस मीडियम में एप्सिलॉन कांस्टेंट नहीं है, तो एप्सिलॉन को आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। यह बात ध्यान रखना है। देखो डेल मतलब एक तरह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही तो होता है ना। तो एप्सिलॉन को आप बाहर नहीं कर सकते हो क्योंकि एप्सिलॉन इज नॉट अ कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन। और यहां पर एप्सिलॉन कांस्टेंट था होमोजीनियस मीडियम में, इसलिए आप बाहर निकाल सके। थ्रू आउट द रीजन एप्सिलॉन कांस्टेंट था। किस रीजन में, उस रीजन में जहां वी डिफाइंड था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो ये है आपका पॉइजन इक्वेशन फॉर इन होमोजीनियस मीडियम। हो सकता है ना एग्जाम में 90% होमोजीनियस मीडियम के लिए क्वेश्चन आता है, इस बार इन होमोजीनियस मीडियम के लिए आ जाए। फिर अब देखो लाप्लास, लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका। लाप्लास का मीनिंग वही है कि रोवी को आपको जीरो करना है, चार्ज फ्री रीजन। तो जब आप रोवी को जीरो करोगे तो ये बन जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन डेल वी इज इक्वल टू जीरो। मतलब एप्सिलॉन यहां रहेगा, बाहर नहीं हुआ है वो, क्योंकि एप्सिलॉन इज नॉट अ कांस्टेंट। तो इसको आप डेल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ब्लाइंडली रटो मत कि डेल स्क्वायर वी इक्वल टू आपका माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन होता है या डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो होता है लाप्लास या पॉइजन इक्वेशन। प्रॉपर तरीके से समझो कि कौन सा मीडियम है और किस बेस पर आप क्या लिख रहे हो। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये आपके होते हैं लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन। अब क्लियरली लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन को स्टडी कर लेने के बाद, अभी तक तो मैंने ये बताया था कि प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम में इनका यूज होता है, लेकिन अब मैं थोड़ा और अगर अंदर घुस के इनके एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊं तो ध्यान से सुनो। एप्लीकेशन ये जस्ट आपके थ्योरिकल रेफरेंस के लिए है, ठीक है। तो देखो इनका एप्लीकेशन क्या होता है। बेसिकली अगर आप बात करते हो ना ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम में जहां पर सपोज करो देयर आर सेट ऑफ कंडक्टर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल्स हो, उनमें ये ज्यादातर यूज होता है, उनमें इसका यूज है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज है। और अगर इनका एग्जांपल दूं तो इनका एग्जांपल होगा कैपेसिटर और वैक्यूम ट्यूब डायोड्स। तो वैक्यूम ट्यूब डायोड्स की प्रॉब्लम या कैपेसिटर की प्रॉब्लम आप बेसिकली पॉइजन या लाप्लास इक्वेशन से सॉल्व करते हो, ठीक है। तो पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन, बेसिकली लाप्लास इक्वेशन आप बोल सकते हो। लाप्लास इक्वेशन इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग set of conductors at different potential. Example is vacuum tube diodes और कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पर एक और पॉइंट है, ये जो आपका लाप्लास इक्वेशन है ना, मैं बाय डिफॉल्ट मैं भी होमोजीनियस मीडियम की बात ही कर रहा हूं। तो ये जो लाप्लास इक्वेशन है ना,
ये आपको ना यूनिक सॉल्यूशन देता है। ऑल्दो ये आपका सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, आप देख सकते हो डेल स्क्वायर वी। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, इसलिए ना इन्हें यूनिकनेस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली एक टर्म है यूनिकनेस थ्योरम जो इन्हीं से रिलेटेड है। तो उसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम या आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट आज के लेक्चर में जो हमने लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन डिस्कस किया है, मेन इक्वेशन आपके यही हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।